गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोगों को जो पढ़ना है करंट अफेयर्स के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम। पेज नंबर 13 पे आ जाइए। जो पेज नंबर 13 है इसके अंदर हमारे पास लिखे हुए हैं कुछ की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर के साथ पढ़ चुके हैं, जैसे आरबीआई, सेबी, सीसीआई। इसके अंदर जो आपके चेंजेस आए हुए हैं वो होगा कि जब आपने केजीआई पढ़ा था तो वहाँ पर उनके की पर्सन्स नहीं थे कि कौन चेयरपर्सन है, कौन चेयरमैन है, कब अपॉइंटमेंट किया गया था। बट बहुत सारे केजीआई के मैंने आपको एडिशनली लिखवाए थे जो कि सारे करंट अफेयर्स के अंदर यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसको आप एक बार कंप्लीट रीडिंग लीजिएगा और आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं करवाया था केजीआई के टाइम पे। तो आप एक रीडिंग लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें जो आपको एडिशनल मिलेगा वो मिलेगा आपको बंदों की नाम जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए थे करंटली, और कौन बंदा स्पीकर है, कौन बंदा चेयरपर्सन है, कौन बंदा मेंबर है। इस तरह की डिटेल्स इसके अंदर आपको एडिशनल मिलेगी। तो आप इन सबको एक बार रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। आज जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आगे हम लोग करेंगे स्टार्ट समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस से, जो कि है आपका पेज नंबर 18 के अंदर। समिट यानी कि आपके टॉप इंटरनेशनल मीटिंग्स को बोलते हैं हम समिट। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, हमें G7 के बारे में पढ़ना है। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 यानी कि इसमें 7 कंट्रीज होंगी। अब 7 कंट्रीज कौन कौन सी है, कब आया ये G7 जो हमारा आया था वो आया था इन द 1975 में ये आया है। और इसमें कंट्रीज कौन कौन सी आपकी यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। एक कंपनी कम है जो कि नीचे आएगी कनाडा के अंदर। कनाडा इसके अंदर आया था 1976 के अंदर। तो ये कंपनीज बनी क्यों गई थी, ये क्यों आया था? अगर आप लोगों ने कभी न्यूज़ देखी हो या फिर आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा हो तो 1973 के अंदर एक क्राइसिस आए थे, ऑयल के क्राइसिस आए थे। सऊदी अरब जो कंट्रीज़ थी उन्होंने ऑयल देने से मना कर दिया था, बिल्कुल बैन लगा दिया था कि हम आगे इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि वहाँ पर पूरा का पूरा ऑयल का हाहाकार मच गया था, एक तरह से ऑयल शोक आया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इन्होंने ये कॉन्फ्रेंसेस बनाई थी, ये कमेटी बनाई थी कि हम लोग ऑयल की कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो रशियन जॉइंट द ग्रुप देन विच बिकम्स नोन एज द G8 इन 1998। उसके बाद एक ग्रुप है रशिया ग्रुप, उन्होंने ज्वाइन किया था इसको 1998 में। उसके बाद इस समिट को G8 बोल दिया गया, बट वॉज सस्पेंडेड इन 2014 आफ्टर अनेक्स्ड क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन। यानी कि उसके बाद ये क्रीमिया के अंदर चढ़ गई थी, क्रीमिया के अंदर इसने टाइप कर लिया था और G8 के अंदर से अपना नाम हटा लिया था। तो वापिस से इसके अंदर 7 कंट्रीज रह गई थी, तो इसलिए करंटली इसका नाम क्या है, G7 ही है। इसके करंट मेंबर कौन कौन से हैं इसके, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। इसमें कम मेंबर्स हैं तो आपको सारे के सारे मेंबर्स नाम याद करनी है। द ग्रुप रिगार्ड इटसेल्फ अ कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़। इस ग्रुप को बोला जाता है कि हम वैल्यूज़ की कम्युनिटी हैं, हम फ्रीडम के लिए काम करेंगे, ह्यूमन राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ, प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज इट्स की प्रिंसिपल। जितने भी समिट पढ़े हैं उन सब में अगर आपने गौर किया होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात लगभग हर एक समिट के अंदर आई है, हर एक कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आई है। तो जितने भी हमारे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, समिट हो रहे हैं, उनका एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सब लोग हार्मनी के ऊपर काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। अब इसके की हाईलाइट्स क्या हैं, ये बोलता है कि जो समिट 45th समिट हुई थी, यानी कि 45th मीटिंग हुई थी जो इनकी, ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ 7, वॉज हेल्ड इन बियाट्रिस, फ्रांस ऑन 24 to 26 अगस्त 2019 ऑन द थीम कॉम्बैटिंग इनइक्वालिटी। कॉम्बैटिंग का मतलब होता है वैसे मुकाबला करना, लड़ना किसी चीज़ से। तो इसने इनइक्वालिटी को हराने के लिए ये मीटिंग की थी। एंड इट्स फोकस वॉज ऑन द क्लाइमेट एंड द बायोडाइवर्सिटी। इसका मेन फोकस क्या था, क्लाइमेट के ऊपर, वेदर के ऊपर और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं उनके ऊपर। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट फाइट किया, प्रमोटिंग इन पर्टिकुलर जेंडर क्वालिटी एंड एक्सेस टू द एजुकेशन एंड हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। इसने बोला कि अपॉर्चुनिटी सबके पास होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मेल है इसलिए उसके पास कम है या वो फीमेल है इसलिए उसके पास कम है, दोनों को बराबर मिलनी चाहिए सारी अपॉर्चुनिटीज़। दूसरा इसने क्या बोला, एजुकेशन और हेल्थ हमारे पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन अच्छी होगी तो आपके ह्यूमन रिसोर्स अच्छे होंगे, और ह्यूमन रिसोर्स अच्छे होंगे तो ही तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। बंदा ही नहीं है काम करने के लिए तो पैसा कैसे कमाओगे, नहीं कमा सकते। एजुकेशन के साथ साथ उसकी हेल्थ का ठीक होना भी ज़रूरी है, इसलिए दोनों ही चीज़ें आपको वर्कआउट करनी है। आगे क्या बोलता है, reducing environmental inequality by protecting our planet through climate finance and fair ecological transition, preserving biodiversity and the oceans। तो इसने क्या बोला कि हम लोग environment inequality को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सब लोगों को environment का ध्यान रखना होगा। जो चीज़ें environment के लिए harmful हैं तो मतलब वो हैं, किसी को exception ना दी जाए, उसके अंदर एक fair ecological balance बनाया जाए ताकि हम लोग अपनी biodiversity को, यानी कि जो ये ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे प्रजातियाँ, उनको बचा पाएँ, अपने ओशन को गंदा होने से बचा पाएँ। नेक्स्ट क्या बोलता है,
strengthening the social dimension of globalization through more fair and equitable trade, tax and development policies। यानी कि हम लोगों ने जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की थी तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम साफ सुथरे तरीकों का यूज़ करें ताकि हमारा ट्रेड, टैक्सेशन पॉलिसीज सुधरे और डेवलपमेंट हो हमारी कंट्रीज़ की। नेक्स्ट है टेकिंग एक्शन फॉर पीस अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड टेररिज्म। इक्वालिटी तो तब भी आएगी जब हमें किसी चीज़ का डर नहीं होगा। तो थ्रेट्स और टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, विच वीकन द फाउंडेशंस ऑफ आवर सोसाइटी। क्या बोलता है कि जो थ्रेट्स होते हैं, टेररिज्म होते हैं, ये हमारी सोसाइटी को हार्म पहुँचाते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर भी आपको रोक लगानी चाहिए, हम लोगों को शांति से रहना चाहिए। नेक्स्ट होता है टैपिंग इनटू द अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड बाय द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होने के बाद जितनी सारी अपॉर्चुनिटी आई हैं उन सबको हमें ग्रैब करना चाहिए, ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए कि छोड़ टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ करेंगे, करना चाहिए। जो ये G7 मीटिंग हुई थी आपकी, ये आपके फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ऑर्गेनाइज की थी, उन्होंने होस्टिंग की थी। द एनुअल मीट वॉज अटेंडेड बाय द 7 स्टेट मेंबर्स, और 7 मेंबर्स ने इसको अटेंड भी किया था। आगे क्या बोलता है, दिस ईयर फ्रांस हैज़ ऑल्सो इन्वाइटेड नॉन मेंबर कंट्रीज। उन कंट्रीज़ को भी इन्वाइट किया गया इस मीटिंग में जो इसका पार्ट नहीं है। द इन्वाइटेड गेस्ट इंक्लूड इंडिया, इंडिया भी गई थी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, सेनेगल, रवांडा, ये सारी कंट्रीज इसके अंदर गई थी। द कंट्रीज वर इन्वाइटेड एज बिराटीज पार्टनर कंट्री। तो ये बिराटीज के अंदर आपका जो होस्ट हुआ था मीटिंग को, इसलिए उनको बोला गया बिराटीज पार्टनर कंट्री। उस टाइम पर जो डिक्लेरेशन या जो भी मीटिंग हुई उसका नाम हो गया या बिराटीज पार्टनर कंट्री। अभी तो ऊपर आया था कि यहाँ पर आपने मीटिंग की है, ठीक है जी, फ्रांस के अंदर। आगे बोलता है इसके अंदर, अच्छा एक बात बताओ, क्या इंडिया G7 का पार्ट है? वो इन्वाइटीज़ के अंदर आया है, तो वो इन्वाइटीज़ है, G7 का पार्ट है। इंडिया इन G7 समिट, उससे ऊपर एक पॉइंट और है, द US विल टेक ओवर द G7 प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 जनवरी 2020, यानी कि अब इसकी प्रेसिडेंसी होगी US के पास। अब G7 समिट में इंडिया ने क्या कहा, इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड टू अटेंड G7 समिट आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, यानी कि अराउंड 10 साल के बाद इंडिया को इन्वाइट किया गया इस मीटिंग के अंदर। द लास्ट टाइम इंडिया वॉज इन्वाइटेड टू समिट इन द 2005, लगभग 2005 में जो समिट हुई थी उसमें इन्वाइट किया गया था, व्हेन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर हैड इन्वाइटेड द इंडियन PM मनमोहन सिंह टू अटेंड द G7 समिट इन ग्लेनेगल, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में लास्ट मीटिंग हुई थी और जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को बुलाया गया था। उसके बाद लगभग 10 साल लग गए हमें दोबारा इस मीटिंग में जाने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास एक G20 समिट, मतलब ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। इसको भी याद कर लेना कि G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, G23 मतलब ग्रुप ऑफ 23, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ 20 में क्या है, इज़ द प्रीमियर इंटरनेशनल फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये ग्लोबल के बारे में बात करते हैं कि पूरे जो दुनिया है उसके अंदर कॉपरेशन होना चाहिए। और कैसी कॉपरेशन, इकोनॉमिक, यानी कि लेन देन, ट्रेड करना, इन सब के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए कंफर्टेबल हो, लगभग पूरी दुनिया कंफर्टेबल हो। तो इन्होंने बोला द पार्टिसिपेंट्स आर लीडर फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन। तो इसके अंदर जो लीडर्स थे वो 19 कंट्रीज से थे और एक था यूरोपियन यूनियन। द मेंबर ऑफ द G20 आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया और सऊदी अरेबिया, एंड रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन। ये लगभग 20 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं। इन एडिशन लीडर्स ऑफ इन्वाइटेड गेस्ट कंट्रीज एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्वाइटेड गेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन द समिट। ये 20 लोग तो पार्ट करते ही करते हैं, इसके अलावा हम अदर गेस्ट भी बुला लेते हैं जो नॉन मेंबर कंट्रीज होती हैं, तो वो भी आकर हमारे यहाँ पर मीटिंग में पार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो G20 समिट इज़ फॉर्मली नोन एज समिट ऑन द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसको अंडरलाइन कर लो, ये लर्न करने वाली बात है। पहली समिट ऐसी आई है जिसका कुछ यूनिक नाम इन्होंने रखा है, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है एज द प्रीमियम फोरम फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन representing more than 80% of the global GDP, the G20 has made continuous effort toward achieving robust global economic growth। अब क्या बोलते हैं कि जो हमारा ये फोरम है इसने लगभग 80% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट किया है, मतलब ये 20 कंट्रीज मिलके लगभग कितना GDP का पार्ट निभाती हैं, 80%। और उसके बाद क्या बोलता है कि G20 हैज़ मेड कॉन्टीन्यूस एफर्ट, और हम लोग ज़्यादातर एफर्ट लगा रहे हैं कि हम लोग ग्लोबल ग्रोथ का पार्ट बन सके, यानी कि पूरा का पूरा ग्रोथ हमारा ही जितना होगा। As globalization progresses and
As globalization progresses and various issues become more intricately intertwined, the recent G20 summits have focused not only on macroeconomy and trade but also on a wide range of global issues which have an immense impact on the global economy, such as in development, climate change, energy, health, counter-terrorism as well as migration and refugees. हमने किस किस पे काम किया? हमने ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे काम किया, मतलब अपने ट्रेड के ऊपर काम किया, बल्कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर काम किया। प्लस कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्लाइमेट की वजह से ट्रेड में दिक्कत आती है, वेदर कंडीशंस की वजह से ट्रेड में दिक्कत आती है, सामान आ जा नहीं सकता, लोग आ जा नहीं सकते, बिल्कुल कई बार नेटवर्क एरर हो जाता है, टेक्नोलॉजी एरर की वजह से भी आते हैं। तो हमने इन चीज़ों पर ज़्यादा किया है। प्लस जो माइग्रेट होते हैं यानी कि एक देश से दूसरे देश के अंदर आते हैं, जो रिफ्यूजीज़ होते हैं, जो रिफ्यूजीज़ पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए थे जिन्हें रिफ्यूजीज़ बोला जाता है। आगे है हमारे पास द G20 हैज sought to realize inclusive and sustainable world through its contributories towards resolving the global issue। हम चाहते हैं कि हमारे contributories पूरा efforts निभाएं ताकि हम इन global issues को ख़त्म कर सकें। सबसे बड़ा global issues तो यही है कि एक दूसरे से कोई बिजनेस करके राजी नहीं है, सब लोग होड़ में लगे हुए हैं, रेस में लगे हुए हैं कि हमें उस देश से आगे निकलना है, उस देश से आगे निकलना है। उसके अलावा टेररिज्म, अटैक्स, वो सबसे ज़्यादा मेन खतरनाक है, और आजकल तो कोविड खतरनाक है। द host country of the G20 summit leaders leads the group over the course of 1 year from December through the following November as the G20 presidency। The G20 presidency also organizes relevant ministerial and working group meetings, यानी कि ये मिनिस्ट्री और वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स भी बनाती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एनुअली मीट करती है, ये किसी एजेंडा के ऊपर मीट करती है, जनरली भी मीट कर सकती है। अब जो वर्किंग ग्रुप होते हैं तो वो बहुत कॉमनली फ्रिक्वेंटली मिलते ही रहते हैं एक दूसरे से, तो ये लोग जनरली भी अपने आपस में मिलते रहती हैं। हिस्ट्री बता रहा है इसकी, ये G20 समिट की, तो ये बोलता था कि एशिया के अंदर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 1997 और 1998, इट वाज एनक्लोज्ड दैट द पार्टिसिपेशंस ऑफ द मेजर इमर्जिंग कंट्रीज नीड टू बी डिस्कशन ऑन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। 1990s के बाद जब हमारे पास क्या आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, उसको लाने का एक कारण क्या था, ये भी कारण था कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं चल रहे थे। उसी तरह से मोस्टली एशियन फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छे नहीं चल रहे थे, वहाँ पे फाइनेंस की दिक्कत आई हुई थी, जिस वजह से हमने एक ट्रेड के लिए या फिर इकोनॉमिक फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए G20 बनाया था। तो इन्होंने का मेन काम क्या किया, इन लोगों ने मेन काम यही किया कि डिस्कशन किया कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंस सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है। एंड G7 फाइनेंस मिनिस्टर एग्रीज टू एस्टैब्लिश G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग इन 1999। तो इन्होंने क्या बोला, जो G7 के मिनिस्टर्स थे उन्होंने बोला कि हम लोग मीटिंग कर लेंगे G20 वालों के साथ ताकि हम लोग इस मुद्दे को सुलझा सकें। कौन सा मुद्दा? फाइनेंशियल क्राइसिस का। तो द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग वर सेंटर्ड ऑन मेजर इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसीज इश्यूज आफ्टर मेजर कंट्रीज इन द ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम aimed at promoting cooperation and achieving towards sustainable and unsustainable economic growth for the benefits of all the countries. The participating member in the meeting were the same current G20 members। इस पैराग्राफ में लर्न करने जैसा कुछ नहीं था, बस फर्स्ट लाइन के अंदर ये देख लेना कि G20 के अंदर इन्होंने अपने इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर पार्ट लिया था, तो उसके अंदर डिस्कशन की थी। क्योंकि इसमें तुम्हारा कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इसको लर्निंग पॉइंट से ही करना तभी जाके कुछ लर्न होगा, वरना तो सब बह जाएगा। इंडिया अभी भी चल तो रहा है लोन पे, इतने सारे लोन ले रखे हैं, तो बिना लोन के तो कोई सारे में पार्ट्स भी हैं, फिर भी लोन पे चले जा रहे हैं। तो क्यों नहीं चलेंगे लोन पे? जितना हम बिजनेस करते हैं हम उसमें संतुष्ट थोड़ी हैं, हम और ज़्यादा करना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अपने पास 100 करोड़ तो बढ़ कहाँ रहा है बिजनेस? क्यों नहीं बढ़ रहा? अभी भी इतने लोन्स है ना इंडिया के ऊपर। लोन्स तो हैं, काफी टाइम हो गया जब पॉजिटिव आया था में इसका, जब से तो नेगेटिव में चले जा रहे हैं इतने साल। लोन्स तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। ये रैंकिंग्स ऐसे ही थोड़ी सुधर रही हैं, जो ग्लोबल लेवल पे रैंकिंग सुधर रही है उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ पॉइंट हैं, क्राइटेरियाज हैं। ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ को सुधारने के लिए एकदम से नहीं सुधरती, कोई हमारे पास मैजिकल स्टिक नहीं है घुमाया और सारे लोन क्लियर। देखो लोन चलते हैं, आप ये देखो एक इंसान, नॉर्मल इंसान अगर एक हाउस लोन भी लेता है तो वो भी 20 साल तक चलता है उसके ऊपर। अगर कोई हम हाउस लोन भी लेते हैं तो वो भी कम से कम 20 साल चलता है हमारे ऊपर, और हम लोन लेते ही कितने का है, छोटा सा तो लोन लेते हैं 20-30 लाख रुपए का। और जब हम पूरे देश को चलाने के लिए लोन लेते हैं ना तो बहुत बड़े लोन होते हैं, और उसके लिए पूरे देश से रिटर्न आना ज़रूरी होता है।
अब ये भी तो देखो पिछले 2 साल से इकोनॉमी में गया क्या है, कुछ भी तो नहीं गया। बिजनेस तो बहुत कम हुए हैं, कुछ एक लेवल के बिजनेस हुए हैं, बाकी सारे तो बंद ही पड़े हैं। और जो बिजनेस हुए हैं वो कितना कोप ऑफ कर देंगे बाकी सबको, नहीं कर सकते हैं। तो 2 साल से तो वैसे ही नहीं है। उससे पहले 2 साल से डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया। तो इस पूरे के पूरे कार्यकाल में, यानी कि जब से पीएम मोदी दोबारा से आए हैं, इस पूरे कार्यकाल में ये देखो तो इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं मूव हुआ। क्यों नहीं हो पाया? जीएसटी के टाइम पे इकोनॉमी डाउन गई थी, फिर डीमोनेटाइजेशन साथ साथ हो गया, इकोनॉमी डाउन गई। डीमोनेटाइजेशन से उभरे ही थे कि कोविड आ गया, फिर इकोनॉमी डाउन चली गई। 4-5 साल तो ऐसे ही जा रहे हैं। कैसे होगा? 4-5 साल तो वैसे ही रोज में गए। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए इतना इजी नहीं होता। तो मतलब अभी और लोन पे नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि लोन बढ़ाई ही जा रही है। ऐसा भी तो नहीं हो रहा ना कि लोन कल 10 का था, आज 20 का हो गया, 40 का हो गया, फिर 60 का हो गया। ऐसा भी तो नहीं हो रहा ना। कुछ घट नहीं रहा तो कुछ बढ़ भी नहीं रहा। स्टेबल रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। बट चुकाना तो है जरूरी है। देखो चुकाना तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने मना कर दिया कि हम चुकाएंगे ही नहीं। टीम्स तो अच्छी चल रही है, टर्म्स तो अच्छे चल रहे हैं हमारे, ठीक है। धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि हम अभी चुकाने ही नहीं चाहते, उस पैसे को फुल यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के अंदर। आपको पता है जो ग्रोथ ही हो सकती है अब तो, क्योंकि आपको पता है क्या होता है बहुत जब हम सारे किसी तो से पहले तो देखो एजुकेशन ही नहीं थी, मोस्टली तो अभी भी नहीं है इतनी, लेकिन अब थोड़ा है कि एजुकेशन कर रहे हैं ज़्यादा बच्चे, तो आगे शायद ज़्यादा बिजनेस हो। वो भी है, लेकिन एक और चीज़ भी होती है। जब आपके पास फंड्स होता है ना, आपकी मर्जी होती है कि उस फंड्स को बैंक में रखना है, उस फंड को बिजनेस में लगाना है, उस फंड से पुराना कर्जा चुकाना है, उस फंड से क्या करना है, जो करना चाहो। आपके पास फंड्स हैं आज की डेट में, उस फंड से आपको लगता है कि कर्जा चुका दूंगी ना तो मेरे को और ज़्यादा बाद में लोन लेना पड़ सकता है, या फिर मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, तो आप फंड्स चुकाओगे या बिजनेस में लगाओगे? बिजनेस में लगाएंगे। तो इस अगर आप किसी का लोन नहीं दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपने वो फंड्स कहीं और डाइवर्ट कर दिए। होता है, ऐसा भी होता है। आपने स्पेसिफिक टाइम पे एक लोन चुका दिया, फिर बाद में दूसरा लोन उठा लिया, उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। एक लोन के बदले दूसरा लोन, दूसरे के बदले तीसरा लोन। ऐसा नहीं होता? कई बार आप उधार में अगर किसी से सामान लेकर आते हो तो आप क्या करते हो, उसको पैसे देते हो कि ये तो पुराना जमा कर ले और आगे वाला लिख ले, जिससे आपका जो टर्म है, जो खाता है, वो पुराना नहीं होता, वो फ्रेश चलता रहता है। इसी तरह से लोन भी अगर आपका 25-30 हज़ारों साल पुराना हो जाएगा तब तो दिक्कत होगी। लेकिन आप पुराना चुका के नया ले लेते हो, पुराना चुका के नया ले लेते हो, तो उससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहती है कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है। उधारी भी तो ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल ऐसा हो, आपने पुराने वाले खाते का ना पेमेंट नहीं किया, आप जब भी जाते हो कैश दे के सामान ले आते हो, तो अगले वो कुछ बोलते नहीं ये इस बार का पैसा है या पिछली बार का पैसा है, तो वो करंट में काट लेता है। और फिर वो जब आपको टोकेगा कि भैया आपको पैसे देने ही हैं, तब क्या करोगे उसको? आप बोलोगे कब सामान लेकर गया था, आज तक पैसे नहीं दिए, जबकि आप उसकी शॉप पे रोज जाकर पेमेंट करके पैसे लेकर आते, सामान लेकर आते हो। तो ये गलत चीज़ हो जाएगी। हमेशा ऐसा करना चाहिए, पुराना दिया हो नया लिया, पुराना दिया हो नया लिया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट करते हैं। नवंबर 2008 में क्या हुआ था? द इनॉग्रेबल G20 समिट वाज हेल्ड इन वॉशिंगटन DC in response to the global financial crisis that occurred in the wake of collapse of Lehman Brothers। जो लेहमन ब्रदर्स का झगड़ा हुआ था, उसके बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके लिए जो मीटिंग बिठाई गई वो वहाँ पर की थी, वॉशिंगटन DC के अंदर की गई थी। The G20 meetings of the finance minister and the central bank governors was upgraded to the need of state level as forum for leaders from major developed and emerging market countries। क्या बोला इसने बोला कि जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने अपने स्टेट को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए किया। हर कोई अपने अपने स्टेट का काम करेगा तो साथों अपने आप सुधर जाएंगे। मैं भी अपने स्टेट का काम कर रही हूँ, आप भी अपने स्टेट का, आप भी अपने स्टेट का और आप भी अपने स्टेट का, तो सारे के सारे इकट्ठे सुधर जाएंगे। In September 2019, the third summit was held in Pittsburgh, whereas the leader designed the G20 as the premium forum for the International Economic Cooperation। क्या बोलता है कि जो थर्ड समिट हुई थी, तीसरी मीटिंग हुई थी, इनकी कहाँ पर हुई थी? पिट्सबर्ग के अंदर हुई थी। ये नाम है ये भी जगह का। From there on, the summit meetings were held semi-annually until 2010 and annually from 2011 onwards। यानी कि इसकी मीटिंग भी कैसी होती है? एनुअली होती है। 2008 और 9 के बाद इसकी कुछ टाइम तक सेमी एनुअली हुई, यानी कि हर 6 महीने में मिलते थे, और अब मिलते हैं ये हर साल। तो एनुअली आपकी मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद क्या बोलता है? G20 मीटिंग होती है, मेंबर्स जाते हैं कंट्रीज़ के, इंटरनेशनल मीटिंग होती है। तो
न्यूज़ अगर आप International देखते हो members तो वहाँ पर ऐसे स्टेज के ऊपर बैठे होते हैं, सारी मीडिया कवरेज कर रही होती है उनको, वो मीटिंग ही तो करते हैं वहाँ पे, कॉन्फ्रेंसेज मीटिंग्स। जाना चाहिए और उनको जाते भी हैं ये, वरना तो रिलेशन कैसे सुधरेंगे। जाती कौन है? इनके यहाँ से कभी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, कोई प्रेसिडेंट जाएगा, किसी मिनिस्टर को भेज देते हैं, फॉरेन रिलेशनशिप मिनिस्टर को भेज देते हैं, डिफेंस वाला काम है तो डिफेंस मिनिस्टर को भेज दिया, वाटर मिनिस्टर्स की मीटिंग है तो वाटर मिनिस्टर को भेज दिया। मतलब मिनिस्टरशिप करेगा? इंडिविजुअल किसी नागरिक को तो भेजेंगे नहीं। अरे नहीं, मतलब और भी किन्हों को भेज। हाँ, ये कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में से जनरली लोगों को भेजते हैं। वही कुछ। हाँ, ये अपने कैबिनेट्स के अंदर से भेजते हैं जनरली। इन द फर्स्ट टाइम for Japan to take on the G20 presidency, the G20 Osaka summit was held on June 28-29 as well as relevant ministerial meeting on 8 cities in 2019. The summit adopted the Osaka Declaration. ये जो ओसाका समिट हुई थी, यानी कि ओसाका के अंदर जो आपकी मीटिंग हुई थी, वहाँ पर जो भी डिक्लेरेशन साइन हुई उसको बोला जाएगा आपका ओसाका डिक्लेरेशन। ठीक है जी। और इस टाइम इसकी प्रेसिडेंसी इस टाइम इसने ली हुई है जर्मनी ने। ओसाका के अंदर जो इनकी समिट हुई थी उससे पहले जापान ने इनकी प्रेसिडेंसी ली थी, G20 की प्रेसिडेंसी। ठीक है जी। आगे क्या है आपका, इंडिया एट द G20 समिट। इंडिया का क्या रोल रहा है यहाँ पे? इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन ऑल द G20 समिट्स हेल्ड सो फार। इंडिया विल होस्ट द G20 समिट इन 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम। 2020 में सऊदी अरेबिया में हुआ था, 2021 इटली में जाएगा और 2022 कहाँ जाएगा? इंडिया के अंदर। ये याद कर लेना। India's growth and development policies are much aligned with the principle highlighted in the Osaka Declaration. इंडिया जो अपनी पॉलिसीज करना चाहता है, अपनी जो डेवलपमेंट करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं अलाइन करती है, मिलती जुलती है इस ओसाका डिक्लेरेशन से। India refused to sign the declaration on Osaka Track, an overreaching framework launched by Japan's Prime Minister Shinzo Abe, promoting cross-border data flow at the recently concluded G20 summit in Japan. The declaration prescribed the Osaka Track as a process which demonstrated the commitment to promote international policy discussion inter alia, international rule-making on trade-related aspects of electronic commerce at the WTO. Basically, it is an initiative seeks the removal prohibition on data localization and urges nation to negotiate rules on data flows and cloud computing among others. ये बोलता है कि इंडिया ने मना कर दिया, मैं ओसाका डिक्लेरेशन पे साइन नहीं करूँगा। क्यों नहीं साइन करूँगा? क्योंकि आपने बोला कि एक देश से दूसरे देश का डाटा हम सेंट्रलाइज करेंगे, यानी कि सबका डाटा मिक्स एंड मर्ज हो जाएगा ताकि हम इजीली पॉलिसी बना पाएँ। अब इजीली डाटा ट्रांसफ़र करना खतरे से खाली नहीं हो सकता। अपने देश का डाटा किसी को देना हार्मफुल हो सकता है, इसलिए इंडिया ने यहाँ पर इसको मना कर दिया कि मैं ऐसे डाटा नहीं दूंगा। तुम्हें जो चाहिए प्रॉपर गवर्नमेंट रूट से आके मुझसे लेकर जाओ, बट मैं फ्रीली अलाउड इसको नहीं करूँगा। ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने डिक्लेरेशन साइन नहीं किया? इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका। इन 4 कंट्रीज ने साइन नहीं किया था, यानी कि बाकी सब ने कर दिया। ठीक है जी। इसके अंदर जो लर्न करने वाली चीज़ है, ये 4 कंट्रीज जिन्होंने डिक्लेरेशन साइन नहीं की, डिक्लेरेशन साइन ना करने का कारण क्या था, इंडिया में मीटिंग कब होगी, और इसके अलावा बस ऊपर के अंदर ये याद कर लेना कि इस मीटिंग के अंदर हमने मॉनेटरी पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर काम किया था, इसके मेंबर कौन है और G20 का वो जो नाम है वो क्या दिया गया है और किसके दौरान की गई थी, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान। ठीक है, चलो जी। उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे कि इंडिया ने होस्ट किया था क्या, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। नो मनी फॉर टेरर मतलब हमारे पास कोई पैसा नहीं है आपके टेरर के लिए। अगला है हमारे पास इंडिया टू होस्ट नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। नो मनी फॉर टेरर मतलब हमारे पास कोई पैसा नहीं है टेररिज्म के लिए, हमारे पास पैसा मांगने मत आना। पीछे जब इसने चाइना को बैन किया था, चाइनीज़ ऐप को बैन किया था, इसने बोला था कि टेरर को प्रमोट करता है, उनको फंडिंग देता है, तो हमने सारी की सारी चाइनीज़ ऐप का बहिष्कार कर दिया था। उसी तरह से इसने यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेज रखी, तो ये क्या बोला, ये कॉन्फ्रेंस रखी गई हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पर, मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इन्होंने बोला कि हम लोग इस कंट्री के अंदर कोई भी ऐसा पैसा नहीं बहाएंगे जो कि टेरर की तरफ जाता है। तो इन्होंने बोला कि ये ऑर्गेनाइज किया था किसने, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स ने, जो कि लगभग 100 कंट्रीज़ को ज्वाइन करती है, और इन 100 कंट्रीज़ के ग्रुप को बोला गया था एगमोंट ग्रुप। The countries which participated in the meeting should also effectively enforce the standard mandated by the FATF। जो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है वो इनको FATF मतलब इनको लगाएंगे, अपनी अपनी कंट्रीज़ पर लागू करेंगे, और साथ में UN लिस्टिंग।
The members are required to initiate discussion on counter financing of radicalization, which would prevent radicalization and essential prerequisite of terrorism. क्या बोलता है कि इन्होंने डिस्कशन किया और उन्होंने बोला कि कोई भी आपकी तरफ से फाइनेंस सोर्स ऐसा नहीं जाना चाहिए जो रेडिकलाइजेशन पे जाए, यानी कि जो टेरर की तरफ जाए, ऐसा कोई भी पैसा आप नहीं बहाओगे। सिर्फ इतना ही बात किया था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया की तरफ से गई थी और कहाँ पे गई थी? ऑस्ट्रेलिया में गई थी। ठीक है जी। लगभग 100 कंट्रीज के मेंबर थे। उस 100 ग्रुप का नाम क्या बोलते थे? एगमोंट ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 22nd कॉन्फ्रेंस एंड ई गवर्नेंस 2009। गवर्नेंस क्या होता है? पता है? गवर्नेंस होता है किसी चीज़ को गवर करना, मतलब किसी चीज़ के अफेयर्स को रेगुलेट करना। कौन कैसे काम करेगा, कैसे काम नहीं करेगा, सही तरीके से काम करने के लिए जब सामने वाले को प्रमोट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि प्रॉपरली गवर्न हो रहा है वो चीज़। अब हम लोगों को कैसे गवर्न करनी है, चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली गवर्न करना है, तो हमें चाहिए ई गवर्नेंस। तो इसने बोला कि 22वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके ऊपर? ई गवर्नेंस के ऊपर। किसने की थी? डारपीजी ने की थी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस इन एसोसिएशन विद, साथ में और कौन जुड़े हुए थे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। ये 4 लोगों ने मिलकर क्या किया? ऑर्गेनाइज किया 22वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर? ई गवर्नेंस के ऊपर। ऑन 8 एंड 9 अगस्त 2019 एट शिलोंग मेघालय। मेघालय के अंदर ये मीटिंग हुई थी। थीम क्या था इसका? डिजिटल इंडिया, success to excellence. At the valedictory session of the 2 days conference, Shillong Declaration on e-governance was adopted after intensive deliberation during the session. हम लोगों ने क्या किया था? इंडिया को डिजिटल बनाया था। डिजिटल इंडिया के बाद हमारे पास बहुत सारे काम हुए, याद है पिछले? डिजिटल सेंसस, डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल साइंस एग्जीबिशन सब पढ़ा था पीछे, मोबाइल साइंस एग्जीबिशन, वो सारा का सारा पार्ट था आपका डिजिटल इंडिया का। Over the 2 days discussion were held in 6 sub-themes in the plenary sessions: India Enterprise Architecture, India, Digital Infrastructure, Inclusion and Capital Building, Capacity Building, Emerging Technology for Practitioners, Sectorial Reforms, National E-Governance Service Delivery System. 4 breakout sessions were held on sub-themes. 4 सेशन हुए थे इसके। 1 नेशनल, 1 प्लेटफॉर्म, कि एक देश है तो एक ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एंगेजिंग विद इनोवेटर्स एंड इंडस्ट्री, एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज, IT initiative of state government. An exhibition was also organized during the show was India's achievement in the field of governance. इसके अंदर जो लर्न करने वाली चीज़ है दैट इज़ कि ये सबसे पहले डिजिटल इंडिया के ऊपर फोकस किया था इस गवर्नेंस ने, जो ई गवर्नेंस का काम आया था। इसका मेन मुद्दा क्या था? 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म। उसके बाद जो चीज़ें याद रहे वो कर लेना, जो चीज़ें ना याद रहे वो छोड़ देना। और ये याद फुल फॉर्म्स याद करनी चाहिए, वैसे भी याद करनी चाहिए तुम्हें, आ भी सकती है पेपर में। और ये मान के चलो ना, CS बनने के बाद तुम्हारा मन भी तो कर सकता है गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कर सकते हो। लेकिन इसका लेना देना कुछ नहीं होता तुम्हारे काम से, सिर्फ तुम्हारी ये कैपेसिटी चेक करते हैं कि तुम कितना याद रख सकते हो। पता है क्यों चेक किया जाता है याद करने की कैपेसिटी? जब तुम काम करते हो ना, जब तुम बिजनेस में जाते हो तो तुम्हारे पास एक साथ है ना 10 काम होते हैं, तो ये देखना चाहते हैं कि वो तुम्हें 10 में से कितने याद रहते हैं। हालांकि वो तो हम लिख भी सकते हैं अपने आगे सामने से, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में ये तो याद रहना चाहिए कि डायरी वाले वो सारे काम करने हैं, कैसे मैनेज कर पाओगे सारी चीज़ों को। बस तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स को चेक करने के लिए डाले जाते हैं ऐसे टॉपिक्स, वरना कोई रूल्स नहीं है इनका डालने का। ये सारे जिसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गूगल पे सब अवेलेबल है। बिजनेस में तो तुम्हारे ऊपर रोक टोक नहीं होती ना, बुक नहीं खोल सकते, किताब नहीं खोल सकते, गूगल नहीं खोल सकते, सब खोल सकते हो तुम, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मान लो तुम अपने गवर्नर के साथ मीटिंग में बैठे हो या फिर अपने मेन बॉस के साथ मीटिंग में बैठे हो, उन्होंने बैठते हैं। अगर आप कंपनी में हो तो आपको बोर्ड मीटिंग में ले जाया जाता है, जहाँ पे कंपनी के बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, अच्छे अच्छे अमीर अमीर लोग, जैगुआर, OD, BMW, इससे कम गाड़ियों में नहीं आते हैं, अच्छी कंपनीज वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वहाँ पे आपको बिठाया जाता है। वहाँ पे बाई चांस किसी ने ऐसे ही किसी करंट अफेयर्स पे कोई नाम डाल दिया, क्योंकि इन लोगों को कुछ आता हो या ना आता हो, न्यूज़ सारा दिन देखते हैं लोग। हाँ, करंट अफेयर्स पे कुछ भी नाम डाल दिया और तुम ऐसे सर हो जाते मिलोगे, अच्छा ये कैसा था, क्या था, ये तो कभी आया ही नहीं CS की किताबों में। ये जनरली आपको सिखाता है कि आपको नॉर्मल एनवायरनमेंट के साथ भी जुड़ना है। और हम लोग ये पढ़ते हैं तो हम लोगों को ना ये एलियन जैसे वर्ड लगते हैं, जैसे ठीक है नाम तो सुने हुए थे, कॉन्फ्रेंसेस ठीक है, कंट्रीज हमें भी नहीं याद रहती, कौन सी कंट्री किस में है ये भी हम पढ़ रहे हैं तो आपको बता पा रहे हैं, वरना सारी कंट्रीज हमें भी नहीं याद।
लेकिन जो मेन मुद्दा होता है ना करंट अफेयर्स, वो याद होता है, भी पता होता है कि हाँ ऐसा कुछ काम हुआ था, उसके अंदर क्या क्या काम हुआ था। तो ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। पूरा तो मैं इसलिए तुम्हें मना कर देती हूँ कि इतना लर्न मत करो, इतना कोई भी लर्न नहीं कर सकता, स्कॉलर बंदा भी नहीं कर सकता इतना लर्न। आगे है आपका जो ये NCEG है, NCEG क्या था, नेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑन ई गवर्नेंस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द डेलीगेट्स इंक्लूडिंग सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स फ्रॉम अक्रॉस country, industrial stalwarts and the researchers to shape best practice, latest technology developments and leveraging them for achieving effective governance and public service delivery. The focus of all the session was on learning with each other's experience to ensure effective e-governance for citizen satisfaction and achieve Prime Minister's Narendra Modi's vision of minimum government, maximum governance. ये इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको उद्देश्य मेन मकसद क्या था, इसका मेन मकसद ये था कि गवर्नमेंट को डंडे कम मारने पड़े, तुम अपने आप से ज़्यादा अपने आप को देखभाल कर लो, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड द मैक्सिमम गवर्नेंस को इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है जी। तो इसके अंदर 3 चीज़ें प्रमोट हुई, पहली डिजिटल इंडिया, दूसरी वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, तीसरी मैक्सिमम गवर्नेंस। उसके बाद है आपका की हाइलाइट्स ऑफ शिलोंग डिक्लेरेशन। इसकी की हाइलाइट्स क्या है आपकी, इम्प्रूविंग द सिटीजन्स एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट सर्विसेज। आप लोग चाहते हो कि हमारे जो देशवासी हैं, नागरिक है, उनका क्या सुधरे, उनका रिलेशनशिप सुधरे गवर्नमेंट के साथ, ताकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो वो भी चेक कर सकते हैं ना कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज क्या काम कर रही हैं। एक RTI में नया चेंज आया गया था, तो RTI के बाद भी आपको पता चल जाता है कि कौन बंदा हमारे लिए क्या काम कर रहा है। लेकिन कब पता चलेगा, जब आप लोग जागरूक होंगे, आप लोग भी पढ़ोगे। ठीक है जी। आगे क्या बोलता है, कंसोलिडेट द प्लेथोरा ऑफ सक्सेसफुल स्टेट लेवल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स विद द फोकस टू रेप्लिकेट देम एज अ कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये प्लेथोरा ऑफ सक्सेसफुल स्टेट, प्लेथोरा के अंदर आप ये लिख सकते हो कि आप रेट्स, अचीवमेंट रेट की किस रेट पे उन्होंने अचीवमेंट किया है, क्या अचीवमेंट किया है, उस चीज़ को मतलब हाइट चेक कर सकते हो आप अचीवमेंट की, तो उसको चेक कर सकते हो। और आप चाहते हो कि ज़्यादातर हमारे पास डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर ना आए, ईजी टू यूज सॉफ्टवेयर आए, कॉमन एप्लीकेशन आपके पास सॉफ्टवेयर आए किसी भी काम के लिए। टेक स्टेप टू फर्दर इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बाय एड्रेसिंग द इशू ऑफ टेली कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी एज ग्रास रूट लेवल। हम लोग चाहते हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पर भी हमारी टेली कम्युनिकेशन प्रोसेस सुधर जाए, और हम उसका बिल्कुल ग्रास रूट लेवल यानी कि बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे हर एक काम को। Take step to enhance the activities of electronic sector skills council in northern state and explore the possibility for opening an electronic skill center in Shillong। हम लोग वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेंटर खोलेंगे, यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, उनके अंदर एबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्किल्स प्रोवाइड करेगा, किससे रिलेटेड में, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड। ठीक है जी। आगे है हमारे पास प्रमोट यूज ऑफ ई ऑफिस एंड मूव टुवर्ड्स लेस पेपर स्टेट सेक्रेटेरिएट इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसेज। हम क्या करेंगे, अपने ऑफिस को इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे, यानी कि अब हमें अपना सिर्फ लैपटॉप उठा के घूमना है, हम कहीं पर भी जाएं अपने लैपटॉप को उठाकर लेकर जा सकते हैं। आज के टाइम में क्या हम लैपटॉप से अपना ऑफिस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने सिस्टम से, अपने फ़ोन से। हमें हर जगह पूरी बिल्डिंग उठाकर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना सिस्टम उठाया और गोली। ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि अब सारा का सारा काम पेपरलेस होता है। आप अपनी ईमेल खोलोगे, आपको सारे के सारे अपने ऑर्डर, सेल, परचेज सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ती है अपने पेपर्स की। और इसका एक मकसद ये भी है कि अब जैसे कि क्या चला है कोविड, वर्क फ्रॉम होम, अगर ऐसा सिस्टम ना होता, ई ऑफिस ना होते हमारे पास, तो बहुत दिक्कत हो जाती ना। जिन बंदों के काम ई ऑफिस में नहीं होते हैं, अब जैसे कि जो ऑफिस बॉयज़ होते हैं, जो पेंट्री बॉयज़ होते हैं, यानी कि जो चाय कॉफ़ी बनाती हैं, उन लोगों का काम ई ऑफिस पे नहीं हो सकता था, कैसे चाय कॉफ़ी बना के भेजेंगे। तो उन लोगों की जॉब सबसे ज़्यादा गई है इस टाइम पे। ई ऑफिसेज जो होते हैं वो कहीं से भी अपना काम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया के अंदर हम लोगों ने इसी चीज़ को प्रमोट किया है कि वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें सारा काम कैसा चाहिए, पेपर बेस्ड। वर्क फ्रॉम होम के मोटिव से नहीं बनाया था इन्होंने, तो ईज़ के मोटिव से बनाया था इस चीज़ को, कि आप कहीं से भी बैठे एक्सेस कर सको। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी मीटिंग्स के लिए आउट ऑफ द सिटी गए हो, आउट ऑफ द टाउन गए हो, फिर आप बोलते नहीं जब मैं घर जाऊँगा ना तभी काम कर पाऊँगा। अब तब कहीं से भी काम कर सकते हो, एक मेल ही तो भेजना है, आप गाड़ी को 5 मिनट साइड में लगा के भी मेल भेज सकते हो। तो आप इस तरह से अपने काम कर सकते हो। ठीक है जी। आगे बोलता है न्यू जनरेशन मोबिलिटी समिट 2019। तो न्यू जनरेशन मोबिलिटी समिट 2019 वो इंटरनेशनल सेंटर है, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी सेंटर है, ICAT गुड़गांव हरियाणा। ये कब हुआ था, 27 से 29 नवंबर को। सबमिट ने किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी,
तो इन्होंने क्या बोला न्यू जेन मोबिलिटी समिट के अंदर कि हमारी ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर हमने काम करना चाहिए, अबाउट फ्यूचर टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर, चीप लेबर एंड टेक्नोलॉजी दैट आर अवेलेबल इन द ऑटो सेक्टर। हमें अच्छी मैन पावर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और लेबर हमें सस्ती चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें अच्छी चाहिए, ताकि हमारी जो सक्सेस है वो हमें मिल सके। 7 मिनट्स हैं सर अभी। चलिए जी। आज आप 2 नहीं ले रहे? हाँ 2 लेक्चर नहीं ले रहे आप? नहीं, उनके बाद में ले लूँगी 12 से 1 के बाद। तुम्हारा तो 1 से 2 है ना टाइम। तुम्हें 2-3 दिन से 1 बजे छुट्टी मिल रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है हमेशा 1 से 2 छुट्टी मिलेगी, 1 बजे छुट्टी मिलेगी। चलो आगे क्या है आपका, नेशनल यूथ समिट 2019। नेशनल यूथ हुई थी आपकी, नेशनल यूथ की मीटिंग हुई थी 2019 में। ये हुई थी आपकी न्यू दिल्ली के अंदर बाय यूथ अवेकनिंग मिशन, जागो युवा जागो, अ यूथ विंग ऑफ पावन चिंतन धारा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये किसने किया था, पावन चिंतन धारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया था गाजियाबाद। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद इनोग्रेटेड द समिट। द समिट एम टू वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ आवर सेल्फ, आवर सोसाइटी एंड आवर कंट्री। हमारा युवा जागेगा तभी तो देश जागेगा। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन द प्रेसिडेंट सेड टुडेज इंडिया इज फुल ऑफ यूथ पावर। हमारे यहाँ पे यूथ तो बहुत है, बट सारे पबजी में भरे हुए हैं। आवर यूथ हैव इमेंस टैलेंट एंड एनर्जी। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एंड एनर्जी एंड टैलेंट नीड टू बी प्रॉपरली डेवलप्ड एंड यूटिलाइज्ड। और इसको बस डेवलप करने की ज़रूरत है, यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पबजी जैसी गेम बच्चों को ना दी जाए, यूथ्स को ना दी जाए। तुम में से तो कोई नहीं खेलता पबजी, तुम खेलती हो, गलत बात है। ये पबजी ऐसी गेम है कभी कभी नहीं, इसका रोज़ का एडिक्शन लगता है। यही तो मैं बोल रही हूँ, तो बीच में बैन हुआ था ना, मैं बहुत खुश थी कि पबजी बैन हो गया। फिर भी चल रहा था, कई लोग वो इन्होंने इलीगल सोर्स से चल रहा था, कंट्री बदल के जीपीएस से। मेरा चल रहा था ना। 800 million youth of our country with their creative power can take India to new progress, height and human civilization। अगर मैं 800 मिलियन यूथ की बात करूँ तो 800 मिलियन यूथ देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, बस ज़रूरत है तो उनके जागने की, बस सोए हुए हैं अभी तक। The president that we have to work for the betterment and welfare of ourselves, society and country. The role of education is the most important। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहिए। यहाँ पर ये मीटिंग करके गए, वहाँ पर कोविड आया, उन्होंने सबसे पहले अपने स्कूल्स बंद कर दिए। उसके बाद कहते हैं कि जागो युवा जागो। आगे है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेकनिंग द राइट विजन एंड प्रूडेंस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ही सेड दैट सेल्फ रिलायंट एंड नेशन लविंग पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग बाय वर्किंग इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। तो इसने क्या बोला, इसने बोला सेल्फ रिलायंट, खुद के ऊपर विश्वास करने वाला, नेशन लविंग पर्सन, देश से प्यार करने वाला बंदा ही देश को बदल सकता है। जो ना खुद से प्यार करता ना देश से प्यार करता, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, पबजी खेलेगा। यानी कि ना तुम खुद से प्यार करते हो ना देश से प्यार करते हो, ऐसा। मैं काम कर तो रही हूँ। मैंने तो क्या बोला, जो खुद से प्यार नहीं करता तो देश से प्यार नहीं करता। तुम बोले पबजी खेलेगा, पबजी तो तुम भी खेल रही हो। जरूरी थोड़ी ना पबजी। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है पबजी को सारा दिन खेलने वाले, एक होता है जस्ट एंटरटेनमेंट। अच्छा, मतलब अभी तुम अच्छे से पढ़ोगी और देश को एक बड़ा अच्छा सा कंपनी सेक्रेटरी दोगी। हाँ। पक्की बात, 5 साल के बाद 5 साल तो लग ही जाएंगे तुम्हें अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बनने तक। 4 साल 5 साल की तो तुम्हारी स्टडी है। ठीक है, 5 साल ठीक है, वादा होगा। अब तुम्हारे इसके बाद तुम्हारे सीधा एग्जीक्यूटिव के पेपर होंगे अगले नवंबर उसके बाद में। ट्रेनिंग के साथ साथ स्टडी करते हैं ना। ट्रेनिंग के साथ साथ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन लेना स्टडीज़, ऑनलाइन या ऑफलाइन, चलो वो तो डिसाइड हो जाएगा ट्रेनिंग के साथ साथ, लेकिन आप स्टडी कर सकते हो ट्रेनिंग के साथ साथ। उसके बाद फाइनल के एग्जाम्स दे देना। तो जल्दी हो जाएगी। 4 साल तो फिर भी लगेंगे, 4 साल ये लगा लो तुम, इसके बाद 1 साल तो ढंग की जॉब में भी टिकोगे, 1 साल एक्सपीरियंस लोगे जॉब का, तभी तो बढ़िया सीएस बनोगे। तो तुम सबको बढ़िया सीएस बन के देश का सुधार करना है, लीगल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलो जी, आगे क्या बोलते हैं, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक्स। पहली मीटिंग हुई है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक्स ऑडिट की। First national conference on cyber crime investigation and cyber forensics was held on 4-5 September
2019 at Central Bureau of Investigation headquarter in the New Delhi. द ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, एक प्लेटफॉर्म बनाना है, ब्रिंग टुगेदर इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक एक्सपर्ट, अकेडमिया, लॉयर्स, डिस्कस चैलेंज रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स एंड वेज टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। इस मीटिंग में ये किया गया कि जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जितने भी दिग्गज लोग हैं, लॉ के फील्ड में हो, चाहे अकेडमिक्स हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, इन्वेस्टिगेटर्स हो, वो सारे मिलजुल कर आए, बताए कि साइबर क्राइम से कैसे लड़ा जा सकता है। Further, to create capacity building and a pool of competent investigators, judicial officers, prosecutors, digital forensic analysts who are digitally aware, and to provide a platform for sharing good practices to learn from experience of various state police and the law enforcement agencies. इन्होंने क्या बोला, हमें जुडिशियल ऑफिसर्स भी चाहिए, यानी कि जज वाले लोग भी चाहिए, प्रोसिक्यूटर भी चाहिए, केस लड़ने वाले लोग भी चाहिए, डिजिटल फोरेंसिक एनालिस्ट भी चाहिए, जो डिजिटली चेक करके आप पा सकें कि फ्रॉड कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न था उसका। तो ये सारा काम हमारा हो सके ताकि हम एक अच्छी प्रैक्टिस दे सकें और लोगों को एक सेफ एनवायरनमेंट दे सकें। During the conference, various themes of the law enforcement interest, including mobile, digital forensics, inter-layer information, intelligence exchange, obtaining digital evidence from atom, online harming, including child sexual abuse, social media, establishing the standard formats for data exchange between service provider, LEA, intermediaries liability, admissibility of electronic evidence were discussed। यानी कि इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया, जितने भी काम आपके ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए होते हैं, किसी का वीडियो लीक करना, चाइल्ड अब्यूज़ करना, सोशल मीडिया का मिसयूज़ करना, उसके अलावा जैसे आपके पास आते हैं ना कि हाँ मैडम आपके पास पैसा आएगा, अपना अकाउंट डिटेल वहाँ पर डालिए, और उसके बाद आपका अकाउंट खाली हो जाता है। 6,000 रुपये गए इस चक्कर में, मेरे भाई के पास आया था और लाख रुपये बताना कितने हुआ था, तो वो बोले पहले आप 6,000 जमा करवा दो, ऐसे ऐसे मतलब कुछ और आ जाएंगे। और उन्होंने मेरे पास तो ऐसे बहुत फ़ोन आते रहते हैं, जब से 2012 से आ रहे हैं ऐसे फ़ोन, तो मैं तब से बोलती हूँ कि हाँ ठीक है मैं पुलिस में दे रही हूँ आपका नंबर, उसके बाद आप ले लेना मुझसे 5,000 रुपये, या आप हमारे घर आ जाओ, जो भी आपको सामान देना है पहले सामान दे जाना घर पे, उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी ले जाना। मैं तो ऐसा बोल के उनका फ़ोन काट देती हूँ। चलो जी, उसके बाद क्या है हमारे पास करंट अफेयर्स हैं 23 पेज पे। आई होप ये आप सबने याद कर लिया होगा, आपको 2-3 बार दे चुकी हूँ मैं। उसके बाद 25 पेज पे हैं हमारे टॉप लीडर्स, जिसके अंदर हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, नहीं अभी नहीं करना, ये तुम्हें घर से करके आना है, जिसके अंदर है हमारे अच्छा सुन तो लो ज़्यादा नहीं, नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद हैं आपके बिजनेस पर्सनालिटी लीडर इन न्यूज़, हाउडी मोदी शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर, राजनाथ सिंह बिकम्स फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ फ्लाई LCA तेजास, एंड कॉमर्शियल रोल ऑफ जियो फाइबर बाय मुकेश अंबानी। एक बार सुन लो, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, कमयोद्धा ग्रंथ, उसके बाद सवरकार, लिसनिंग एंड लर्निंग रीडिंग, विवेकादीपनी, ये आपको यहाँ तक पढ़कर आना है घर से, स्पोर्ट्स तक छोड़ दो। पेज नंबर हो गया आपका 27 तक, क्लियर है जी? हाँ कल टेस्ट है, उसके बाद अगले दिन मैं ये पूछूँ। वैसे इस चैप्टर का पूरा लीड कर सकते हो, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अंदर है आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ऑल्दो मैं इसे करवाऊंगी जो आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जिसके अंदर कुछ आपकी टेक्निकल चीज़ें होंगी, बट जो की पर्सनैलिटीज़ आपको सारी की सारी घर से पढ़ के आनी है और होपफुली लर्न भी करके आनी है, जितनी लर्न की जा सके। ठीक है जी, चलो थैंक यू।